हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू द सरोकार क्लासेस। आई एम आदित्य प्रताप सिंह। फ्रेंड, आज हम लोग 2 मार्च का जो करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करेंगे। पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर इसमें एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या एडिटोरियल सेक्शन में आया है और क्या क्या न्यूज़ सेक्शन में आया है। तो फ्रेंड, जैसा कि रोज़ जो आर्टिकल्स ज़्यादातर आर्टिकल्स होते थे वो रसिया और यूक्रेन का जो मुद्दा चल रहा है इसके अराउंड घूमते नज़र आते थे। लेकिन आज 2-3 आर्टिकल्स इससे हटके हैं, तो हम लोग उनको, और बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स हैं, तो पहले हम लोग आज आर्टिकल डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग न्यूज़ सेक्शन पे बढ़ेंगे। तो चलिए चालू करते हैं फ्रेंड। सबसे पहले आज का मोटिवेशन कोट, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये पहले फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। जिनके पास टैलेंट रहता है फ्रेंड, अक्सर वो लोग बहुत कम बोलते नज़र आते होंगे आप लोगों को, और जिसके पास थोड़ा कम नॉलेज रहता है वो लोग ज़्यादा बकते नज़र आते होंगे। जैसे आप लोग सोसाइटी में भी जब बैठते होंगे तो जो बहुत ही कम नॉलेजेबल होते हैं वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन जिनके पास नॉलेज होती है वो 2 ही 4 बात बोलेंगे, लेकिन आप उनको पकड़ लोगे कि हाँ भाई साहब ने पढ़ लिख रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं, ठीक है। तो जिनके हुनर बोलते हैं, इसी तरीके से अगर आप लोग मेहनत करके और करंट अफेयर्स के बारे में सब कुछ अवेयर होके अपने आप को अगर रखेंगे तो सोसाइटी में जब आप कहीं भी बैठेंगे तो आपको एक अलग ओहदा दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि लोगों को पता होगा कि बच्चा पढ़ता है और ये सब कुछ जान रहा है जो कि वर्ल्ड में चल रही हैं चीज़ें, ठीक। तो चलिए आज का ओवरव्यू लेते हैं, फिर तुरंत आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, इसमें क्या हम लोग देखेंगे, हम लोग इसमें आज कुछ आर्टिकल्स देखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल फ्रेंड ये है जो कि जेल रिफॉर्म के बारे में बात कर रहा है। दूसरा आर्टिकल ये है जो कि हिजाब रो कंट्रोवर्सी से रिलेटेड तो है, लेकिन जो ड्रेस कोड कैसे हमारे यहाँ इवॉल्व हुआ उसके बारे में भी इसमें बात की गई है, तो उसको बहुत ही डिटेल्ड मैनर में देखेंगे। ये सेकुलरिज्म के बारे में बात है, तो एक ओवरव्यू लेंगे, इसको हम लोग को डिस्कस नहीं करना है। और ये वाला आर्टिकल, ठीक है फ्रेंड्स, और ये वाला आर्टिकल दोनों रसिया और यूक्रेन के मुद्दे के बारे में है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और ये वाला आर्टिकल जो है, ये हमने जो कल डिस्कस किया था आईपीसीसी का रिपोर्ट, उसी के बारे में आर्टिकल आया है, तो इसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जेल रिफॉर्म के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर और आर्टिकल्स देखते हैं। तो आप लोगों को जैसा कि पता होगा फ्रेंड कि हमारे यहाँ जो आप एक रीसेंट कंट्रोवर्सी वाले प्लेलिस्ट में जाके एक वीडियो पड़ी हुई है वहाँ पे, जिसमें जो 9 महीने से 4 साल तक के छोटे बच्चे थे उनके लिए भी हेलमेट कंपलसरी कर दिया गया था हमारे यहाँ, ठीक है। एक गाइडलाइन इशू हुई थी, तो उसी के बारे में वो वीडियो बनी थी। तो उसमें एनसीआरबी के 2 रिपोर्ट्स को कवर किया गया था, ठीक है। अब ये एनसीआरबी क्या होता है ये भी उसमें बताया गया था, ठीक है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो क्या होता है, कब बना, कौन काम करता है, किसके अंडर में काम करता है, चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए किसके अंडर में, किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है, ठीक है। और कौन कौन से रिपोर्ट्स ये देता है एनुअली, ठीक है। तो उसमें से 2 रिपोर्ट के बारे में हमने ऑलरेडी उस वीडियो में डिस्कस किया था, एक प्रिजन स्टैटिक्स डाटा वाले के बारे में और एक जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे यहाँ प्रिजन की हालात कैसे हैं, वहाँ पे जो लोग हमारे यहाँ के बंद हैं, जो लोग जेल में इस समय रह रहे हैं, जेल की सिचुएशन कैसी है, कितने उसमें से ग्रेजुएट हैं, कितने लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, कितने लोग 10th तक पढ़े हैं, सब कुछ उसमें डिस्कस किया गया था। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। तो फ्रेंड, इसमें जो है, इसमें तो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है कि स्टेट में, जो कि बस्तर है, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। बस्तर की बात की जा रही है जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ हमारे इंडिया में यहाँ पे है, और यहीं पे एक डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर है बस्तर। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो मीन्स जो आदिवासी होते हैं, जो यहाँ की कम्युनिटी है, वो जब कोविड-19 के टाइम पे जेल पे बंद थी तो उनके साथ क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स हुई, उनके बारे में राइटर यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि कुछ दिनों तक तो उनके परिवार वालों से उनको मिलने नहीं दिया गया, ठीक है। फरवरी में कुछ दिनों तक उनके परिवार वालों से उन्हें मिलने नहीं दिया गया। ऐसा कहा गया कि कोविड प्रोटोकॉल का ये मतलब फॉलो किया जा रहा है, और कोविड की वजह से आप अपने जो मतलब जेल में बंद हैं उनसे नहीं मिल सकते। क्योंकि अगर एक बार आपको भी पता है कि हमारे यहाँ जितने कंजेस्टेड जेल होते हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा पब्लिक जेल में बंद है, और ज़्यादातर अभी हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे, जितने लोग हमारे यहाँ बंद हैं उसमें से ज़्यादातर लोग कौन हैं, अंडर ट्रायल हैं। मीन्स अभी उनके ऊपर केस चल ही रहा है, अभी वो गुनहगार साबित नहीं हुए हैं, फिर भी वो जेल में बंद हैं। तो ऐसे लोग, जब ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ जेल में बंद हैं, तो उस समय अगर कोई बाहर से आदमी कोरोना से जो कि मतलब सफ़र कर रहा है, जो कि कोरोना से
पीड़ित है अगर वो जेल के अंदर किसी से मिलने चला जाता है और कारणवश अगर कोरोना जेल में फैल गया, ठीक है, तो इस तरीके से मतलब पूरे जितने भी जेल में हैं सबको वो हो सकता था। तो इसीलिए यहाँ पे मना कर दिया गया था कि अभी आप नहीं मिल सकते क्योंकि कोविड चल रहा है। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं उनके राइट का वायलेशन हुआ, ठीक। दूसरी बात राइटर बता रहे हैं कि लोग जहाँ पे मीन्स जैसे ये जो है मीन्स छत्तीसगढ़ है जो फ्रेंड, आप जानते हैं ज़्यादातर नक्सल एरिया के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनआईए होता है, एनआईसी होता है, ठीक है, यहाँ पे जो एनआईसी होता है फ्रेंड, जो नक्सल के मतलब केसेस को देखता है, तो उसमें बताया गया कि मतलब यहाँ तक ज़्यादातर लोग नक्सल्स पाए जाते हैं। नक्सल्स क्या होता है फ्रेंड, नक्सलिज्म के बारे में आपको शायद पता होगा, मैंने एक वीडियो आपको रिकमेंड की थी, एक मूवी रिकमेंड की थी चक्रव्यूह, वो अगर आपने देखा होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होते हैं नक्सल्स। तो आप अगर अभी तक वो मूवी नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मूवी भी देखिए, ताकि क्योंकि मूवी आज के सोसाइटी बेस्ड पे बनती है, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड बताया गया है कि उन लोगों के लिए जहाँ पे मीन्स थोड़ा रिमोट एरिया है, जहाँ पे थोड़ा जंगल वगैरह ज़्यादा है, तो उन लोगों के यहाँ एक तो वैसे सिग्नल नहीं आते हैं, नेटवर्क नहीं आते हैं। वो लोग जब बात करना चाहते थे तो ये बता रहे हैं राइटर, मतलब बता रही हैं कि हमारे पास ही कई कॉल ऐसे आते थे कि हमारी पेशी, हमारे मतलब घर वाले की पेशी कहीं कब पड़ रही है, ठीक है, या हमारे जो बंद हैं, जो रिलेटिव हैं या फ्रेंड हैं या भाई है, कोई भी है जेल में, उसका जो अगला मतलब हियरिंग है वो कब होगा। तो इस तरीके से राइटर बता रहे हैं इतनी सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही थी। तो इसमें तो राइटर ने केवल एक पर्टिकुलर के बारे में बात की है, पर्टिकुलर स्टेट बोल सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं आप, बस्तर के बारे में ही बात किया है। लेकिन हम लोग और आगे बढ़ के बात करेंगे क्योंकि यहीं से हम लोग को एक मीन्स बहाना मिल जाता है एग्जामिनर को क्वेश्चन पूछने का। तो हम लोग और आगे बढ़ के बात करते हैं, और क्वेश्चन से ही नहीं इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, हम लोगों को ये भी जानना चाहिए कि आखिर सिचुएशन है क्या, ठीक है, क्योंकि ये सिचुएशन किसी के भी ज़िंदगी में आ सकती है कि वो जेल जा सकता है। तो हम लोग डिस्कस तो कर लें कि आखिर है क्या प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ के जेल की। तो सबसे पहले फ्रेंड, जब कोई अगर पकड़ लेता है किसी को तो उसके कुछ आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं जो कि उसके राइट्स के बारे में बात करते हैं। इसमें से जो आर्टिकल 22 है, इसमें जो है डिटेंशन के बारे में बात किया गया है, ठीक है। डिटेंशन के बारे में और अरेस्ट के बारे में बात तो किया गया है, ठीक है, कि आप किसी को अरेस्ट कर सकते हो या डिटेन कर सकते हो जिसके ऊपर आपको ये चीज़ मतलब आपको शक है कि वो मतलब फ्यूचर में पब्लिक पीस को बिगाड़ सकता है, उसको आप डिटेन कर सकते हो पहले ही, कोई भी गुनाह करने से पहले ही, ठीक है। आपको केवल ये शक है कि ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है उसके एक्शंस से कि पब्लिक पीस फ्यूचर में बिगड़ सकता है इसके एक्शंस की वजह से, इसलिए आप उसको डिटेन कर सकते हो। तो इसमें ही ये भी बात की गई है कि आपको एक तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा, फिर कंसल्ट लेना पड़ेगा, और उसको जल्दी से जल्दी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के 24 घंटे के अंदर जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होंगे उनके पास पेश करना पड़ेगा, अगर आप किसी को बिना वारंट के पकड़ रहे हो तो। अब इस 24 घंटे में जो ट्रैवल का टाइम होता है, ले जाने का और ले आने का टाइम होता है, इसे काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा लूप होल क्या दे दिया गया फ्रेंड, क्योंकि मैं जो है सोसाइटी में ज़्यादातर रहता हूँ फ्रेंड, तो मुझे पता है, और वैसे भी मैं इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सर्च करता रहता हूँ, ज़्यादा प्रैक्टिकल रहता हूँ। तो मुझे क्या पता है फ्रेंड कि जो 24 घंटे का यहाँ पे टाइमलाइन रखा गया है, इसका गलत तरीके से फ़ायदा कैसे उठाया जाता है। किसी को पकड़ के जब ले जाया गया तो यहाँ पे उसका एक फिर एफआईआर मीन्स लॉन्च किया जाता है या फिर एंट्री लॉन्च की जाती है यहाँ नियरेस्ट जो मतलब जो पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पे, कि हमने इनको इतने बजे पकड़ा। तो इसी टाइम में जो पुलिस स्टेशन वाले होते हैं वो लोग घपलेबाजी करते हैं, और अगर इन्होंने आपको उठाया है 5 बजे तो ये लोग लिख देते हैं कि हमने इनको उठाया रात को 2 बजे, ठीक। तो इस तरीके से ये रात के 2 बजे से 24 घंटा काउंट होगा, ना कि 5 बजे से। तो ये 5 बजे से जो आपको शाम को इन्होंने पकड़ा, ठीक है, तो आपका 7 घंटे इधर प्लस 1 घंटे उधर, आपका 8 घंटे आपको इन्होंने फर्जी बिठा के रखा थाने में, ठीक। तो इस तरीके से ये लोग इसका गलत तरीके से फ़ायदा उठाते हैं 24 घंटे का। तो इसी तरीके से और भी कई सारे लूप होल्स हैं जो कि गलत तरीके से उसका मिसयूज़ किया जाता है हमारी कंट्री में, लेकिन ये जो ऊपर के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको पता भी नहीं होता है कि ऐसा यूज़ किया जा रहा है। हालांकि जिसको अपने राइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, जो अपने राइट्स के बारे में जानता है, तो वो ऐसा कुछ होने पर वो आवाज़ उठाता है, ठीक है। कुछ फंडामेंटल राइट्स हमको दिए गए हैं फ्रेंड, जैसा कि फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है इंडिया का। तो मैग्ना कार्टा इंडिया का आखिर क्यों मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो मैग्ना कार्टा एक बहुत ही प्रसिद्ध दस्तावेजों में से एक है,
ठीक है, जो किम जॉन थे 1915 ईस्वी में इनके द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, और इसी में बताया गया था कि राजा सहित जो और भी अन्य लोग होते हैं उनको भी कानून के अंदर रहकर ही काम करना है। तो ये सबसे बड़ी बात है, और इसीलिए फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये पार्ट 3 में आता है, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। किससे लिया गया है? यूएसए और फ्रांस से लिया गया है। जैसा कि आपको पता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे कंट्रीज से लिया गया है, इसीलिए इसके बारे में एक क्वेश्चन भी डिबेट में रहता है कि क्या ये मतलब बोरोइंग है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बोरोइंग, तो हम बैग ऑफ बोरोइंग। तो हम लोग बोलते हैं कि हमने एक कोट डिस्कस किया था कि गांधी जी बोलते थे कि अपनी खिड़कियों को खुला रखो ताकि जो बाहर के सारे नॉलेज हैं वो आपके कमरे के अंदर आ सकें, लेकिन अपने दरवाजे को हमेशा बंद रखो ताकि वो नॉलेज आपके पास आने के बाद वापस न जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने डिस्कस किया था। तो हम हालांकि हमने बहुत जगहों से लिया है, ठीक है, लेकिन हमने अच्छी अच्छी चीज़ें ली है, और किसी से कुछ सीखना कोई गलत बात नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें यही बात की गई है, और सारे फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंड किए जा सकते हैं केवल आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर। इमरजेंसी के टाइम पर आपके सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए जा सकते हैं केवल आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर। ठीक है, और कौन से नॉन सिटीजन्स के लिए नहीं होते हैं, तो वो कौन से होते हैं? आर्टिकल 15, 16, 19, 29। ठीक है, और ये 30 होता है फ्रेंड। ठीक, इसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये केवल सिटीजन्स के लिए होता है 15, 16, 19, 29। अब इसमें से कौन सी बात करता है? आर्टिकल 14 बात करता है इक्विलिटी की, इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि हमने आर्टिकल 22 डिस्कस किया, इसको आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे आर्टिकल्स आपके बारे में बात करते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और आर्टिकल 39A ये क्या कहता है फ्रेंड? कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराओ। ठीक है, जो पुअर है और वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, उसको फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराओ। मीन्स जैसे लॉयर वगैरह, सरकारी वकील वगैरह प्रोवाइड कराओ उनको। ये आर्टिकल 39A के बात करता है। ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया था फ्रेंड, उसने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे जो कि मेरे फेवरेट रिकमेंडेशंस हैं। अगर ऐसा जेल में इम्प्लीमेंट हो जाता है तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा जेल भी रहेगा, क्योंकि अगर कोई पुलिस किसी को पकड़ के लेके जाती है किसी क्राइम के अंडर में, तो वो क्रिमिनल तो है, ठीक है, लेकिन उसको जेल में इसलिए रखा जाता है, उसको फांसी की सज़ा इसलिए नहीं सुनाई जाती ताकि वो जिस टाइम तक जेल में रह रहा है वो अपने आप को सुधार पाए, अपने आप में खुद को खोज पाए। तो इस तरीके से अगर हम उसको वहाँ पे भी परेशान करेंगे तो वो तो और बड़ा क्रिमिनल बन सकता है। तो यही बात यहाँ पे की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने रिकमेंडेशन क्या दिया था कि जो भी नया प्रिजनर आता है, ठीक है, उसको अलाउ करना चाहिए फ़ोन कॉल के लिए, फ्री फ़ोन कॉल के लिए। एक दिन में एक फ़ोन कॉल करके वो अपनी फैमिली मेम्बर से बात कर सकता है। ठीक, ये बहुत ही अच्छी बात बोली गई थी कि एक दिन में एक फ़ोन कॉल करके वो अपने फैमिली मेम्बर से बात कर सकता है जो भी नया प्रिजनर आता है। ठीक, अब इसमें और बात क्या की गई कि मॉडर्न कुकिंग फैसिलिटीज़ को वहाँ पे लागू करना चाहिए जेल में। अभी मैं आगे आपसे एक इंसिडेंट डिस्कस करता हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। ठीक, और यहाँ पे फ्रेंड, अगर जो हमारे मतलब जो लोग पकड़े हैं जेल में, जो लोग बंद हैं, अगर उनका ट्रायल जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होने लगे तो और जल्दी हम लोग स्पीडी जस्टिस कर सकते हैं, बहुत जल्दी लोगों को जस्टिस दे सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा केस को रिजॉल्व भी कर सकते हैं बहुत जल्दी से जल्दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिल्ली में है। अब केरला हमारे यहाँ सबसे नीचे है, ठीक है, सदर्न इंडिया में है। केरला से दिल्ली आने में लोगों को सोचना पड़ता है, तो इस तरीके से कई बार जो पेटिशनर होता है वही के कोर्ट में नहीं पहुंच पाता है, और कई बार कोर्ट में इतने ज़्यादा केसेस हैं ऑलरेडी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ एक है, तो उसके और भी ब्रांचेस बनाने चाहिए। ये भी एक सही चीज़ है, ठीक है, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया था फ्रेंड कि हम लोग अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेके चलें तो जल्दी से जल्दी बहुत ज़्यादा केसेस को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। अब आपको मैं कुछ प्रिजन का जो है वो स्टैटिक डाटा दिखाता हूँ कि क्या चल रहा है प्रिजन में, कैसी सिचुएशन है। तो एक तो हरियाणा का हम लोग देख लेते हैं, और एक हम लोग देख लेते हैं कहाँ का, महाराष्ट्र का। ठीक, तो ये दोनों डाटा आप देख लीजिए फ्रेंड। यहाँ पे कैपेसिटी है जेल की 2412 आदमी की, ठीक, लेकिन हैं इस समय कितने उसमें 2224 आदमी। ठीक है, 2224 लोग ऑलरेडी हैं और कैपेसिटी केवल 2412 की है। ठीक है, अब इसमें आप देखिए कि अंडर ट्रायल में 1409 लोग, जो 2224 लोग जेल में बंद हैं उसमें से 1409 लोग अभी अंडर ट्रायल में हैं। मीन्स ये गुनहगार साबित भी नहीं हुए हैं, फिर भी ये जेल में बंद हैं। अब एक फ्रेंड, आपको अपने राइट के बारे में एक राइट और पता होना चाहिए
कि ऐसा क्या क्या मतलब, जैसे कि आप 5 सालों तक जेल में बंद हो, ठीक, आपको सज़ा सुनाई गई, आप गुनहगार पाए गए और आपको सज़ा सुनाई गई 10 सालों की। तो अब ये 10 साल में से आपके ये 5 साल तो कटने चाहिए ना, क्योंकि आपको ऑलरेडी 5 सालों की सज़ा तो मिल चुकी है अंडर ट्रायल के टाइम पे ही। तो ये बात, ये राइट भी आप ध्यान में रखना, 5 साल तक जो आपको ऑलरेडी सज़ा मिल गई है उसके बारे में आप आवाज़ उठा सकते हो कि मैं तो 5 सालों तक ऑलरेडी मुसीबत या जेल में रह चुका हूँ, तो अब जो 10 सालों की सज़ा मुझे सुनाई गई है उसमें से मेरे ये 5 साल ऑलरेडी घटा दिए जाएँ, ठीक। तो आप ये देख सकते हो कितना ज़्यादा ओवर क्राउडेड है हमारे यहाँ का जेल, हरियाणा का, और 1409 लोग अभी अंडर ट्रायल के लोग ज़्यादा बंद हैं। जैसे ही फ्रेंड आप महाराष्ट्र में देखोगे, ठीक है, आप प्रिजनर्स 31,000 प्रिजनर्स हैं, जिसमें से जो 20,000 हैं वो अभी अंडर ट्रायल हैं। ऐसा आप देख सकते हो 11,000 केवल अभी गुनहगार पाए गए हैं, बाकी 20,000 अभी अंडर ट्रायल हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से बोल सकते हो कितना ज़्यादा क्राउडेड हमारा जेल है, केवल अंडर ट्रायल वाले लोगों से ही। मीन्स जो गुनहगार हैं उनको तो सज़ा मिली ही है, लेकिन जो गुनहगार अभी साबित भी नहीं हुए हैं वो भी बेचारे जेल में बंद हैं। ये कुछ कंडीशन आप देख सकते हो कुछ स्टेट्स की, ठीक है। अब सेक्शन ये 436A के बारे में जो मैंने आपसे बात किया, तो ये होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन है जो कि मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो, जो कौन सा है, सेक्शन 436A, ठीक है। अब फ्रेंड मेरे यहाँ क्या है, मेरे यहाँ एक लड़का रहता था, तो उसकी शादी हो गई। उसकी शादी होने के बाद कुछ दिनों बाद उसके वाइफ के बीच में और उसके बीच में कोई एक तीसरा बंदा आ गया था। तो उससे क्या हुआ कि उस तीसरे बंदे से और इसके वाइफ से कुछ अफेयर वगैरह था, तो बहुत दिनों तक। तो उसके बाद इसकी वाइफ ने, मीन्स उस बंदे ने जिसके साथ इसकी वाइफ का मीन्स अफेयर था, उस बंदे ने इसकी वाइफ को कोई मतलब फिरौती वगैरह या कुछ मांगा उसने। तो उसकी वाइफ इससे मांगने लगी, तो अब ये बेचारा इसके पास पैसे उतने थे नहीं, तो ये नहीं दिया। अब इसी के चलते इसकी वाइफ ने क्या किया, इसकी वाइफ ने मीन्स जो हम लोग बोलते हैं ना कि सुसाइड कर लिया, ठीक है। सुसाइड कर लिया, और इसके पास एक 2 साल की बच्ची भी थी उस समय, 2 साल की नहीं, मतलब 9 महीने की, मीन्स बर्थ लेने के 9 महीने के बाद की बच्ची थी, ठीक है। तो उसने अपने आप को मीन्स हैंग कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद उसके वहाँ के लोग, लड़की के यहाँ के लोग, हालांकि वो लोग जानते थे कि इस लड़की का अफेयर दूसरे के साथ चल रहा है, फिर भी उन्होंने उसकी शादी इससे करा दी, जो लड़का मेरे यहाँ रहता था, ठीक है। अब इस बेचारे के ऊपर फिर उसके फैमिली वाले ने ही केस लगा दिया कि इन्होंने मेरी बच्ची को मार दिया है, ठीक। अब ये बेचारा बिना किसी गुनाह के ही जेल चला गया। इसने जेल में 6 महीने काटे। अब ये वहाँ से वापस आने के बाद मैंने इससे पूछा वहाँ की कंडीशन क्या है, तो ये बताने लगा, फ्रेंड वहाँ पे जो वेजिटेबल्स वगैरह काटे जाते हैं वो इस मशीन से काटे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा पॉपुलेशन है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, जेल ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है। तो वहाँ पे जो सब्जी वगैरह काटी जाती है वो इस मशीन से काटी जाती है, जिसका यूज़ हम लोग किसको करते हैं, वह अपने यहाँ के गाय और भैंस को जो चारा हम लोग खिलाते हैं उसे काटने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और फ्रेंड वहाँ की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है, वहाँ वो बता रहा था, मीन्स जो जिस दिन जब ऑडिट होता है जेल का, जिस दिन चेकिंग होती है जेल की, कोई जज वगैरह आते हैं जेल में, तो वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे से काम करने लगते हैं। मीन्स अच्छा अच्छा खाना मिलता है उस दिन, बहुत कुछ अच्छा अच्छा चीज़ होता है, ठीक है, ज़्यादातर काम वगैरह नहीं कराना पड़ता। और जब वो लोग चले जाते हैं उसके बाद उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम इन लोगों को झेलनी पड़ती है, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हो इस समय हमारे यहाँ के जेल की कंडीशन कैसी है। अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे बढ़ते हैं फ्रेंड, और नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग बात करेंगे आईपीसीसी रिपोर्ट के बारे में। अब आईपीसीसी रिपोर्ट क्या है, सबसे पहले तो आपको मैं ये दिखाता हूँ, ठीक। अब ये क्या है फ्रेंड, ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, इसका पूरा फुल फॉर्म है, ठीक। ये 1988 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर है जनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक। अब इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन का एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक, आईपीसीसी, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लाइमेट चेंज में ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या क्या क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उनके बारे में ये बताता है, ठीक। तो ये जैसा कि आपको मैंने बताया 1988 में बनी थी। किसके द्वारा बनाई गई थी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसको बाद में इंडोर्स कर दिया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, ठीक। हमने आपको बताया है यूनाइटेड के किसने प्रिंसिपल ऑर्गन होते हैं, वो भी आप जाके देख सकते हो। तो इस रिपोर्ट में क्या बताया गया फ्रेंड, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है
कि जो पिछले 2 दशकों से हमारे यहाँ जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, जो भी क्लाइमेट प्रॉब्लम आ रही हैं, वो तो हमारे यहाँ आ ही रही हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर कार्बन का एमिशन ऐसा ही रहा, ठीक है, तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं, ठीक है। इसमें बात की गई कि बहुत सारे सीवियर इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं और ये इरिवर्सिबल होंगे। अगर एक बार हो गए तो फिर हम लोग इनको चेंज नहीं कर सकते। कार्बन का एमिशन हमारे यहाँ हो तो बहुत पहले से रहा है फ्रेंड, पिछले 8 लाख सालों से, लेकिन हम लोग ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन पिछले 40 सालों से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। और जो हमारे यहाँ ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्लाइमेटिक चेंज की, वो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से आ रही हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हुआ तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ज़्यादा हो रहा है, ना कि क्लाइमेट की वजह से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में क्या बताया गया फ्रेंड कि ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, इससे बड़ी दिक्कतें आएंगी फ्यूचर में, ठीक है। इससे हम लोग को बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम्स देखने को भी मिल सकती हैं, ऐसा बोला गया। तो इसमें ये बताया गया कि जो लखनऊ और पटना है, ठीक है, जो लखनऊ और पटना है, यहाँ पे जो वेट बल्ब, आप एक ये रिपोर्ट आती है फ्रेंड, इसमें आप वेट बल्ब का मतलब बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा मीन्स टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाएगा अगर एमिशन ऐसा ही रहा कार्बन का। तो अगर हम लोग कार्बन का एमिशन ऐसा ही करते रहेंगे तो लखनऊ और पटना में तो 35 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन आगे आप देखिए जैसे भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद तक में 32 से 34 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है, बढ़ के टेम्परेचर, अगर ऐसे ही एमिशन रहा तो, ठीक है। अगर असम, मेघालय, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में देखा जाए तो ये लोग बहुत ही सीवियरली इफेक्ट होंगे इससे, और यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ेगा लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तक। तो आप लोग सोच सकते हो गर्मी कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जब गर्मी बढ़ जाएगी फ्रेंड तो ग्लेशियर्स जो होंगे वो पिघल के सी में आएंगे, और जब पिघल के ग्लेशियर सी में आएंगे तो सी का लेवल बढ़ेगा। तो इस तरीके से आगे यही बात की गई है कि सी का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। सी का लेवल बढ़ेगा, 44 से 76 सेंटीमीटर तक बढ़ेगा। और ये बात की जा रही है कि अगर हम लोग ने इसको लिमिट कर लिया, जैसा कि हमारे मोदी साहब ने कुछ मतलब प्रॉमिस भी कर रखा है उन्होंने कि हम लोग 2070 तक कार्बन एमिशन, नेट कार्बन एमिशन थोड़ा कम करेंगे। हाइड्रोजन के बारे में हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि ताकि ग्रीन एनर्जी ज़्यादा यूज़ कर सकें। अगर इस सब का हम लोग अच्छे से फॉलो करते रहे तब भी हम लोग इसको 28 से 55 सेंटीमीटर तक नहीं रोक सकते, इतना तो ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कितने सारी प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ आएंगी। इस समय हमारा अर्थ कितने ज़्यादा सीवियर कंडीशन में है, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम में है। तो यही बातें यहाँ पे बताई गई थी फ्रेंड आईपीसीसी के रिपोर्ट के बारे में। तो आप ध्यान रख सकते हो आईपीसीसी होता क्या है और ये रिपोर्ट में इसने कहा क्या है। तो लखनऊ और पटना के टेम्परेचर राइज होने के बारे में कहा इसने, और कुछ स्टेट्स के टेम्परेचर के राइज होने के बारे में कहा है, जिससे कि बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंज होंगे और बहुत सारे क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स भी आएंगी, ठीक है। इसमें फ्रेंड ड्रेस कोड के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर मीन्स इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, तो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा मीन्स आप बोल सकते हो प्रोवोकिंग आर्टिकल मुझे लगा मैं जब पढ़ रहा था इसको। तो ये जो हिजाब रोग कंट्रोवर्सी था उससे कुछ रिलेट कर रहा है फ्रेंड, ठीक है, उसी से मीन्स रिलेट कर रहा है पूरा आर्टिकल। तो इसमें वही बताया गया है कि आज के टाइम पे जब लड़कियों को हिजाब पहनने से रोका जा रहा है तो आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो हम लोग कपड़ा वगैरह पहनते हैं ये किस तरीके से मीन्स इफेक्ट में आया, किस तरीके से लोग कपड़ा वगैरह पहनने लगे। जैसा कि पहले बहुत सारी दिक्कतें थी तो वो हम लोग दिक्कतें डिस्कस कर लेंगे, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो वो चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हालांकि पूरे आर्टिकल को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, अगर आप लोगों को पढ़ना है तो ये आर्टिकल आप लोग पढ़ सकते हैं खुद से, ठीक है फ्रेंड। तो ये बात की जा रही है फ्रेंड कि हमारे यहाँ के जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो लोग भी पहले जो है वेस्टर्न ड्रेस पहनते थे। जैसे इनका आप लोग नाम बताइए, ये कौन है, ठीक है, ये पर्टिकुलर पर्सनालिटी कौन है आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में यहीं पे। लेकिन मुझे बताना पड़ेगा फ्रेंड, ये महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है। बाद में इनका पहनावा कैसा हो गया, ऐसा हो गया। और पहले जो ब्रिटिशर्स होते थे जब वो हमारी कंट्री में मीन्स राज करते थे, रहते थे, तो वो लोग क्या करते थे फ्रेंड, वो लोग जब मुग़ल हमारी कंट्री में कुछ, जैसे आप लोगों को भी पता है, कुछ जो स्टेट्स थे, कुछ जो प्रेसिडेंसी थी वो ब्रिटिश द्वारा रूल की जाती थी, और कुछ जो है मुग़ल और इन लोगों द्वारा यूज़ मतलब रूल की जाती थी। बाद में फिर जो है पूरा कब्जा हो गया था इन लोगों का। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जब ब्रिटिश के लोग जो होते थे जब वो हमारे इंडिया में आते थे
तो जो मुगल के दरबार में या जो राजा रजवाड़े के दरबार में जब वो लोग जाते थे तो वो लोग हमारे कल्चर को फॉलो करते थे, अपना जो जूता वगैरह होता था उसे बाहर निकाल के फिर अंदर जाते थे, ठीक है। लेकिन जब वो लोग समझ गए तो वो लोग हम लोग के ऊपर इम्पोज करने लगे, यहाँ तक कि हम लोग को इससे भी रोक दिया गया कि आप लोग जो है इंडियन क्लॉथ पहन ही नहीं सकते, ठीक है। ऐसा भी एक समय आ गया था, ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हो, देखिए ये गांधी जी ने अपना पहनावा बदला, अपने कल्चर के हिसाब से इन्होंने पहना, क्योंकि पहले ये वेस्टर्न जैसे ड्रेस पहनते थे, फिर इन्होंने बाद में अपने कल्चर के हिसाब से इंडियन ड्रेस पहनने लगे, ठीक है। मीन्स ज़्यादातर तो कपड़ा पहनते ही नहीं थे गांधी जी, केवल एक शॉल लिए रहते थे, लेकिन फिर इन्होंने इंडियन मतलब ड्रेस पहनना चालू कर दिया। आप देख सकते हो जिन्ना जी को, वो भी अपने हिसाब से जो है वेस्टर्न ड्रेस पहनते थे, तो ये लोग अपने अकॉर्डिंग पहनते थे, अपने रिचुअल्स अपने कल्चर के अकॉर्डिंग पहनते थे, ठीक है। तो यही बात बोली जा रही है कि आज के लोगों में ऐसा क्या हो गया है जिससे कि उनको मीन्स हिजाब वगैरह पहनने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ फ्रेंड मैं आपको बताऊँ, एक स्टोरी बताई गई है जो कि त्रावणकोर जो एक प्रेसिडेंसी हुआ करता था पहले, उसके बारे से उससे रिलेटेड है। केरला में हुआ था फ्रेंड, जिसको आज हम लोग केरला के नाम से जानते हो, पहले इसमें आता था, ठीक है। तो ये यहाँ पे होता था, ठीक है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे बात क्या की गई है कि पहले जो कम्युनिटी होती थी, यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे पहले क्या अलाउ नहीं था, अपर कास्ट द्वारा यहाँ पे बहुत सारी जो मीन्स आप बोल सकते हो जो प्रताड़ित किया जाता है लोगों को, वो किया जाता था। तो यहाँ की जो औरतें होती थी या जो व्यक्ति होते थे थोड़े नीची जात के जिनको हम बोलते थे, उन लोगों को अलाउ नहीं था कि वो लोग जो अपना बॉडी का जो अपर पार्ट होता है, ठीक है, 1 सेकेंड फ्रेंड, जो 1 सेकेंड सॉरी, जो बॉडी का जो अपर पार्ट होता है, ठीक है, उसको वो लोग ढक नहीं सकते थे कपड़े से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बोलते थे यहाँ पे अपर क्लास के सामने और देवी देवताओं के सामने वो लोग अपने अपर बॉडी को ढक नहीं सकते थे किसी कपड़े से। अगर वो लोग ढक लेते थे तो उन लोगों से तमाम टैक्सेस वगैरह उन लोगों के ऊपर लगा दिए जाते थे, मारा जाता था, पीटा जाता था। तो इसके चलते हुआ क्या, आप लोगों ने देखा होगा इसको, अगर आप लोग इसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ भी सकते हो। ब्रीस्ट क्लॉथ डिस्टर्बेंस हम लोग इसको बोलते थे, कुछ स्कॉलर्स या कुछ जो प्रसिद्ध हिस्टोरियंस हैं उनके द्वारा इसको ब्रीस्ट क्लॉथ डिस्टर्बेंस बोला गया, ठीक है। तो इसमें जो मीन्स आदमी थे चाहे औरत थे, वो अपने अपर बॉडी को ढक नहीं सकते थे। अगर वो ढक लेते थे तो फिर उनको प्रताड़ित किया जाता था, तमाम तरीके से टैक्स वगैरह लगाया जाता था। तो एक कम्युनिटी यहाँ पे जो नदर कम्युनिटी थी फ्रेंड, ठीक है, जो नदर कम्युनिटी थी जो कोकोनट का कल्टीवेशन करती थी यहाँ पे, उसने क्या किया, वहाँ पे एक औरत ने अपने अपर पार्ट को कपड़े से ढक लिया। तो यहाँ पे जो कुछ इलीट क्लास के लोग थे वो वहाँ पे पहुँचे और उसके ऊपर टैक्स वगैरह लगाने लगे, उससे टैक्स वगैरह मांगने लगे, उसको मारने पीटने लगे। तो उसने क्या किया, उसने अपने ब्रीस्ट को काट के थाली में इन लोगों को दे दिया एज अ टैक्स। तो वहाँ से ही फिर मीन्स कम्युनिटी में प्रोटेस्ट चालू हो गया कि हम लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट है। फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने बाद में चल के इसको अलाउ कर दिया कि आप लोग कपड़ा वगैरह पहन सकते हो। लेकिन उसके बाद भी बहुत दिनों तक हम लोग ने देखा कि वहाँ पे ऐसा पूरा यूनिफॉर्म नहीं था, ठीक है, क्योंकि केरला में बहुत सारे जगहों पे अभी भी ऐसा अलाउ था कि आप अगर ऊपर के पार्ट को ढकते भी हो तो ट्रांसपेरेंट क्लोथ पहनो, ना कि आप कोई कवर्ड क्लोथ पहनो, ठीक है। आपको ये सारी क्लोथ पहनने का इजाज़त नहीं था, आपको केवल ट्रांसपेरेंट क्लोथ पहनने का इजाज़त था, ठीक, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग जो आज कपड़ा वगैरह पहनते हैं ये कितने सारे प्रोटेस्ट के बाद आया, ये एक ड्रेस कोड आया, ठीक है। तो हम लोग अब इससे रिलेटेड तो यही बातें थी फ्रेंड, जो कि आप इसके बारे में जाके ज़रूर पढ़िएगा, ब्रीस्ट क्लोथ डिस्टर्बेंस के बारे में। ये एक सोसाइटी का बहुत ही पिछड़ा हुआ या बहुत ही पुराना जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताता है, और किस तरीके से हमारी सोसाइटी काम करती थी उसके बारे में बताता है। जैसा कि हमने एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ रखा है कि जो वहाँ पे जो मीन्स जो समाज होता था वो डिवाइडेड होता था, जो सोसाइटी होती थी वो डिवाइडेड होती थी। मीन्स अगर ये क्षत्रिय है तो ये मीन्स आपकी रक्षा करेंगे, अगर ब्राह्मण है तो ये पॉलिसी बनाएंगे, अगर शूद्र है तो ये आप पीजेंट वगैरह की तरह काम करेंगे। तो इस तरीके से पहले वर्क के आधार पे जो था सोसाइटी डिवाइडेड था, लेकिन अब ऐसा नहीं है फ्रेंड। अब हालांकि सबके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन ये स्टोरी आप ज़रूर पढ़िएगा। तो इसके चलते बाद में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए और लोगों को कपड़ा पहनने का अधिकार दिया गया, ठीक है। तो इसी के बारे में अगर ये जो हिजाब और इसके बारे में कंट्रोवर्सी चल रही है, इससे एक आर्टिकल रिलेटेड है, आर्टिकल 25 का 1, जो कि आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बताता है, ठीक है। हमने आपसे पूरा वीडियो डिस्कस कर रखा है हिजाब और कंट्रोवर्सी के बारे में, आप रीसेंट कंट्रोवर्सी वाले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा मुद्दा कि मुद्दा चल क्या रहा है, ठीक है।
ये फ्रेंड्स सेकुलरिज्म के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जो हिजाब रो कंट्रोवर्सी है और जो फार्मर का प्रोटेस्ट हुआ था, उसके चलते जो मुस्लिम है और जो जाट हैं वो एक साथ हो गए हैं। तो ये एक पार्टिकुलर मीन्स ऐसा बात किया गया था। हालांकि अगर आप सेकुलरिज्म के बारे में बात करोगे तो जो एसआर बोमई केस आया था सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि सेकुलरिज्म क्या है। सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि जब लॉ लेजिस्लेचर ने ये डिसाइड कर दिया था कि कोई भी लॉ बना के अगर उसको नाइन्थ शेड्यूल में रख दिया गया था, मीन्स जैसा कि हमने डिस्कस किया था ना कि हमारे यहाँ, वन सेकेंड फ्रेंड, हमारे यहाँ शेड्यूल्स हैं और पार्ट्स हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट्स और शेड्यूल में डिवाइड किया गया था। तो उसके चलते हुआ क्या था कि जो नाइन्थ शेड्यूल था उसमें अगर किसी लॉ को रख दिया जाता है तो इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती इसका, ठीक है। तो इसी के बाद में IR कोल्हू केस आया था, ठीक है। तो इस तरीके से जब केशवानंद भारती केस आया तो उससे बेसिक स्ट्रक्चर निकल के आया और जुडिशरी ने बोला कि ठीक है, आप किसी भी मुद्दे पे मीन्स रूल बनाओ, आप कुछ भी करो, किसी के बारे में कानून बनाओ, लेकिन आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को, जो उसका मूल रूप है, उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। मीन्स आपको एक बाउंड्री के अंदर रह के काम करना पड़ेगा और उसके अंदर आप चाहे जो करो, ठीक। तो अब इसके चलते क्या हुआ कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है जुडिशरी ने डिफाइन ही नहीं किया। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं कि सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है। अब कौन सा चीज़ सेकुलरिज्म के अंतर्गत आता है या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट खुद डिसाइड करेगा, ये कोई लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव डिसाइड नहीं कर सकता। तो आप सेकुलरिज्म को चेंज नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। SR बोमई केस में ऐसा बोला गया, ठीक। ये फ्रेंड जो अभी रसिया और यूक्रेन के बारे में चल रहा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो रिफ्यूजी के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था, जिसमें हमने बहुत सारी कम्युनिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था। रोहिंग्या कम्युनिटी, उइघुर कम्युनिटी, ठीक, सारी कम्युनिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ यूएन यही बता रहा है, यूनाइटेड नेशन बता रहा है कि 6 डेज़ हो चुके हैं, ठीक, और लगभग 6.7 लाख रिफ्यूजी हो गए हैं, ठीक। अब ये वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पे जाएंगे तो इनके बारे में क्या मीन्स होगा, ऐसा वर्ल्ड को अवेयर रहना चाहिए, ठीक। जैसा कि रोहिंग्या वाले हमारे कंट्री में आए थे तो हम लोग उनको सिटीजनशिप भी नहीं दिए और फिर कई मतलब ऐसे कई केसेस आए कि उनको बहुत सारा परेशान भी किया गया। हालांकि इंडिया जाना जाता है वासुदेव कुटुंबकम के वजह से, ठीक। तो ये सब फ्रेंड थोड़ा देख के चलना होगा हम लोगों को। यहाँ पे बात की जा रही है कि राहुल जो थे अब ये वो घर वापस आ चुके हैं, मीन्स वार से अब ये बाहर हैं। तो वार हो रहा है जो यूक्रेन से, मीन्स इनको वापस ला दिया गया है। तो यूक्रेन से वापस लाने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन गंगा। इतना आप लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑपरेशन गंगा किस लिए चल रहा है। ऑपरेशन मैत्री किस लिए चला था फ्रेंड, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक। ऑपरेशन मैत्री किस लिए चला था और किस कंट्री से लोगों को लाने के लिए ये ऑपरेशन मैत्री चला था। यहाँ पे फ्रेंड जो यूक्रेन से स्टूडेंट्स हमारे यहाँ लाए जा रहे हैं, इनको गार्ड्स वगैरह यूक्रेन के बहुत परेशान कर रहे हैं, तो इसके बारे में ये बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है फ्रेंड काटसा के बारे में, जैसा कि हमने आपसे पहले भी डिस्कस कर रखा है, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। तो ये लोग सैंक्शन लगा देते हैं अमेरिका वाले, अगर मीन्स जैसे अमेरिका से किसी के अच्छे रिश्ते हैं, ठीक, और ये व्यक्ति अगर किसी अमेरिका के किसी विरोधी से कुछ हथियार वगैरह खरीदता है, ठीक, तो ये अमेरिका अपने दोस्त पे ये सैंक्शन लगा देगा, ठीक। तो ये डॉलर वगैरह यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये डोनाल्ड ट्रंप जी लाए थे काटसा। तो अब यहाँ पे बात की जा रही हो सकता है जो जैसा कि रसिया में कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है, बहुत सारी कंट्रीज रसिया से इस समय नाराज़ भी हैं। तो हो सकता है आगे आने वाले समय में USA जो है वो इंडिया पे भी काटसा लगा दे, क्योंकि हमारी बहुत सारी जो डील्स चल रही हैं तो हमें उनको भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और जैसा कि हम लोगों को ये भी पता है फ्रेंड कि हमारा रसिया तो बहुत पुराना मित्र है, लेकिन USA से अभी हमारा नया नया रिलेशन हुआ है, ठीक। तो हमें उसे एक अच्छे मैनर में चलाने के लिए हम लोगों को कुछ डिप्लोमेटिक तरीका ढूंढना होगा। अदरवाइज़ अगर फिर से सिचुएशन बिगड़ गई तो हम लोग जो UN के परमानेंट मेंबरशिप के लिए लड़ाई करते हैं, हालांकि अब उसमें चाइना तो सपोर्ट करेगा नहीं कभी, लेकिन फिर भी कईयों को तो मतलब अपने साथ रखना ही पड़ेगा, ठीक है। स्टूडेंट की कंडीशन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, मीन्स भूखे बेचारे ठंडे में कैसे रह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ये जो है S-400 खरीदने की बात हो रही थी, इसके बारे में बताया जा रहा था फ्रेंड। S-400 क्या है कि अगर कोई हमारे ऊपर मिसाइल से अटैक करता है तो हम उसके मिसाइल को हवा में ही उड़ा सकते हैं, ये S-400 है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट के बारे में बात की गई है कि जैसे अभी यूक्रेन से जो ज़्यादातर बच्चे आ रहे हैं वहाँ पे मेडिकल की तैयारी करने गए थे, ठीक, मेडिसिन के बारे में पढ़ने गए थे। तो अब ये लोग यहाँ पे वापस चले आए हैं और बोल रहे हैं कि अभी तो ऑफलाइन क्लासेस मीन्स वहाँ पे अटेंड करने की या चलने की कोई संभावना ही नहीं है। तो हम लोग वहाँ पे जो इतने सारे ईयर्स बेकार किए हम लोगों ने, हम लोग वहाँ पे जो इतने सारे ईयर्स पढ़े, अब जो हम लोग ने फीस वगैरह भी जमा कर दी है, और अगर ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी तो जो हमारे यहाँ जो एनएमसी है फ्रेंड, नेशनल मेडिकल कमीशन, ये ऑनलाइन जो एजुकेशन लेता है इसको ये रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरीके से, और हमारे यहाँ जो सीट्स वगैरह हैं वो भी बहुत कम है। तो बात की जा रही है कि जब कोविड के समय पे जो चाइना से स्टूडेंट्स को भगा दिया गया था, ठीक है, कि आप जाओ, अब यहाँ पे आप नहीं रह सकते, तो उस तरीके से उन स्टूडेंट्स का भी नुकसान हुआ। अब जो यूक्रेन से आ रहे हैं इनका भी नुकसान हुआ। तो इसके बारे में इंडियन गवर्नमेंट को कुछ ध्यान देना चाहिए, इनके बारे में क्या होगा, क्योंकि एनएमसी ऑनलाइन कोर्सेज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करता है और ये बेचारे अब ऑफलाइन कोर्स मीन्स ऑफलाइन स्टडी कर नहीं सकते वहाँ पे जाके। तो फिर अब इनके बारे में क्या, ठीक, ऐसा बात की जा रही है। रसिया बियर्स डाउन ऑन क्यूब एंड खारक्यूब। खारक्यूब फ्रेंड यहाँ पे एक बहुत बड़ी सिटी है यूक्रेन में, तो उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो ये जो रसिया का अटैक हो रहा है कॉन्टिन्यूस, उसके बारे में बात की जा रही है, कीव एंड खारकीव के बारे में। यहाँ पे बात की जा रही है कि रेडी टू हेल्प नेशनल्स ऑफ नेबर कंट्रीज़। यहाँ पे जैसा कि हमने 4 मिनिस्टर्स को भेज रखा है, कहाँ कहाँ पे फ्रेंड, रोमानिया में, मोल्दोविया में, एक पोलैंड में भेज रखा है हमने, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 4 मिनिस्टर्स को भेज रखा है कि वहाँ पे जो अपने यहाँ के लोग हैं उनको वापस लाया जा सके, जो कि बेचारे भग के रोमानिया वगैरह में चले गए हैं, ठीक है। यहाँ पे मॉस्को द्वारा यूएन के 12 डिप्लोमेट्स को जो है एक्सपेल कर दिया गया है स्पाइंग चार्जेस में, जासूसी के चार्ज में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फ्रेंड जो फार्मर यूएस के ऑफिशियल्स थे, जो बाइडन द्वारा एक टीम बनाई गई है और इनको ताइवान भेजा गया है, क्योंकि जैसे यूक्रेन में रसिया ने हमला कर दिया है, आने वाले समय में चाइना जो है वो ताइवान पे हमला कर सकता है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था। तो इसीलिए वहाँ की जो सिचुएशन है उसे जानने के लिए बाइडन साहब ने एक टीम भेजी है, जो कि पुराने यूएन के ऑफिशियल्स की एक टीम है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड जो वार की वजह से कुछ जो आईटी की जॉब्स हैं, ज़्यादातर कंपनीज इंडिया में आ सकती हैं, तो ये बात की जा रही है। तो एक पॉजिटिव मूव होगा अगर ये लोग आती हैं तो। यहाँ पे फ्रेंड क्या बात की जा रही है कि एक स्टूडेंट हमारा किल हो गया है खारकीव अटैक में। जो खारकीव के ऊपर रसिया ने अटैक किया है यूक्रेन में, उसमें हमारा एक स्टूडेंट जो है वो किल हो गया है। तो रसिया हमारा भले ही पुराना मित्र है फ्रेंड, लेकिन अगर हमारे ही लोग मरेंगे वहाँ पे, हमारे ही लोगों की जान जाएगी, तो फिर हम लोगों को कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। और यहाँ पे जैसा कि लोगों का निगाह भी बना हुआ है, लोगों की नज़रें भी टिकी हुई हैं कि अब इंडिया ने अपने आप को यूएनएससी से तो बचा लिया बोलने से, ठीक है, अपने आप को अब्सटेन कर लिया, लेकिन वो यूएन के जनरल असेंबली में क्या करेगा, जहाँ पे 193 मेंबर्स हैं, वहाँ पे तो बहुत सारे मेंबर्स वोट करेंगे रसिया के अपोज में भी। वहाँ पे इंडिया का क्या मूव होगा तो हम देखेंगे वहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही एक दुखद न्यूज़ है कि हमारे यहाँ के एक बच्चे की जान चली गई है, ठीक है। ये फ्रेंड जीएसटी का जो रेवेन्यू है वो फरवरी में 1.3 लाख करोड़ का हुआ है, ये आप लोग दिमाग में रखिएगा एक बार। यहाँ पे फ्रेंड रसिया से क्या है, हम लोग तो इवैक्यूएशन कर ही रहे हैं, अपने लोगों को ला ही रहे हैं। अब जो है यहाँ पे चाइना ने भी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। ये महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, इन्होंने कहा है कि जो छत्रपति शिवाजी थे वो अपने कोच के बिना कुछ भी नहीं थे, जैसे कि चंद्रगुप्त जो थे वो चाणक्य के बिना कुछ भी नहीं थे। तो इनका ये कंट्रोवर्सी में है ये स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ पे आप इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ज़्यादातर ध्यान गवर्नर के ऊपर दीजिएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारे फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किए थे आर्टिकल। वहाँ पे गवर्नर इस समय रिसेंट न्यूज़ में है, तो अगर कोई भी एग्ज़ाम होगा तो आपसे पूछ सकता है गवर्नर के बारे में। तो आपको हो सकता है सरोकार क्लासेस के चैनल पे गवर्नर के बारे में जल्दी एक लेक्चर प्रोवाइड करा दिया जाए, ठीक है, सौरभ सर द्वारा। और वैसे भी आप गवर्नर के बारे में खुद से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये फ्रेंड अब इसी के चलते जो रसिया के ऊपर बहुत सारी कंट्रीज़ जो नाराज़ हैं, जैसा हमने डिस्कस किया, तो फरवरी 28 को फीफा और यूएफए, ठीक है, इन्होंने डिसाइड किया है कि रसियन टीम्स को हम लोग बैन कर देंगे। मीन्स जो कतर में वर्ल्ड कप होने वाला है, ठीक है, जो कतर में वर्ल्ड कप होने वाला है फुटबॉल का, उसमें रसिया अब खेल नहीं पाएगा, उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। तो आने वाले समय में बहुत सारे सैंक्शंस रसिया के ऊपर लगाए जाएंगे। तो इस तरीके से रसिया को बहुत सारा नुकसान भी होगा, जैसा कि रसिया अभी ओलंपिक में तो खेल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि अपनी फ्लैग के नीचे नहीं खेल पा रहा है। मीन्स आपने देखा होगा ओलंपिक में रसिया नाम से कोई कंट्री नहीं लिखी थी, ठीक है।
एक दूसरा नाम था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए क्या नाम लिखा था रसिया की जगह पे। रसिया अपने फ्लैग के नीचे नहीं खेल सकता, उसके ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं ओलंपिक में। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा फ्रेंड। और एक बात और बोली गई है, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सबसे फ्रंट पेज पे, ठीक है, जो दोनों आर्टिकल्स आए थे उसमें, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोला गया है फ्रेंड, 1 सेकेंड। इस वाले आर्टिकल में बोला गया फ्रेंड कि कोई भी कंट्री जब किसी कंट्री के ऊपर वार करती है, जैसा कि 1962 में जब चाइना का वार हुआ था, तो इंडिया जो था उसने ये नहीं क्लियर किया, मीन्स वो कोई भी कंट्री जो होती है जो दूसरे कंट्री के ऊपर वार करती है वो कभी सही रीज़न नहीं देती है, ठीक। क्योंकि उस समय जो कई रिपोर्ट भी आए थे कि वार क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उसको अभी तक पब्लिक नहीं किया गया। 1962 वार के बारे में जो रिपोर्ट आई थी उनको अभी तक पब्लिक नहीं किया गया। क्यों नहीं पब्लिक किया गया? क्योंकि राइटर बोल रहे हैं ऐसा हो सकता है उसमें बहुत सारी जो गलती हो हमारे यहाँ के लोगों की रही हो, मीन्स इंडियंस की रही हो, ठीक है। तो इसी तरीके से रसिया ने जो अटैक किया यूक्रेन पे, ये कोई मीन्स कोई जस्टिफाइड रीज़न नहीं दे रहे हैं कि हम लोग ने इसलिए अटैक किया। ये लोग केवल एक चीज़ बोल रहे हैं कि नेटो की वजह से अटैक किया, ये नेटो में ना शामिल हो। तो नेटो में तो यूक्रेन शामिल भी नहीं हुआ, उससे पहले ही आपने हमला कर दिया, तो रीज़न क्या है भाई साहब, ये आप बताओ। तो ये इस आर्टिकल में यही बात की गई है कि कोई भी कंट्री का लीडर अगर किसी कंट्री के ऊपर अटैक करता है तो वो कोई मीन्स सही रीज़न नहीं देता है, इंस्टेंट सही रीज़न नहीं देता है। अगर फ्रेंड आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए एंड प्लीज़ शेयर जरूर करिए और अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड कराया करिए, ताकि हम लोग मोटिवेट होकर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोस बनाएं। जय हिंद, जय भारत।